नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें PCS की विभिन्न परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, PCS की परीक्षा, अपर निजी सचिव की परीक्षा, है ना, जितनी परीक्षाएं हो रही है सब में यह इतिहास विषय तो हर जगह पूछा जाता है। चलिए, प्रश्न पहला है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भैया कलकत्ता में स्थापित किया था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग महाशय ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख को बोलते हैं नाजिम मुल्ला मुजुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में द्विभाषी इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। इंटरप्रेटर अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी बोलने वाला, व्याख्या करने वाला। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक देखिए सर विलियम जोन्स थे। ए ऑप्शन देखिए सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देखिए कई बार पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीमारी है तो फिर भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़िएगा। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली, लेकिन वारेन हेस्टिंग में भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया। 1781 में उन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी, अरबी की अध्ययन किया जाता था। वारेन हेस्टिंग ने प्राचीन विद्या तथा साहित्य को संरक्षण भी दिया था। वह अरबी, फारसी जानता था तथा बांग्ला बोल सकता था। उसने चार्ल्स विल्किंस के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, गीता का प्रथम अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था। वहीं 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ताकि एशिया के सामाजिक, प्राकृतिक, इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। किसके प्रयास से? जोनाथन डंकन। 1791 बनारस में क्या खोला गया था? संस्कृत कॉलेज खोला गया था बनारस में, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में साहित्य, धर्म, कानून का अध्ययन करना था। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के प्रयास से हुई थी 1791 में। वहीं किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त। ये देखिए बी ऑप्शन देखिए सही हो सकता है। इसकी व्याख्या, पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने 1893 धर्मों का संसद में भाग लिया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए, व्याख्या हो गई। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन थे जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए, चार्ल्स विल्किंस का नाम आता है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, IAS का क्वेश्चन है। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रेरणा से विल्किंस, हॉलहेड और सर विलियम जोन्स इत्यादि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया और उत्तरकालीन प्राच्य विद्या के अध्ययन के कार्य को बढ़ावा दिया। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। आइए आगे देखते हैं। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कालिदास जी की रचना है शकुंतला, उसका अंग्रेजी में अनुवाद देखिए सर विलियम जोन्स ने किया था, याद रखिएगा। डी ऑप्शन। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं इनके सभापति नियुक्त हुए। कौन? सर विलियम जोन्स। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक
पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य। इसी क्रम में 1789 में कालिदास रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा, और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। छोटे प्रशासनिक पदों में भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। ये इसका आंसर सही है। देखिए ए ऑप्शन है ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा का 1 लाख रुपए दिया था? भैया 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें 1 लाख रुपए देने का प्रावधान सबसे पहले किया गया था। 1813 के पूर्व मिशनरी दलों तथा कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने का प्रयास किए थे, परंतु इनकी सम्मिलित उपलब्धि अत्यंत सीमित थी। 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, उसके तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व को उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास किसके विकास पर? देखिए हंटर कमीशन जो था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर था। 1854 में वुड डिस्पैच आया था। 1854 के पश्चात शिक्षा की प्रगति में समीक्षा करने के लिए 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त होता है। इसका कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, ये केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। विश्वविद्यालय स्तर तक इसका हाथ नहीं गए। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार तथा विकास पर जोर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना देखिए 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906। बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन इस समय चल रहे थे। आइए सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, 1917 का है। देखिए सैडलर आयोग शिक्षा के संबंधित 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, जिसमें M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे के अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया था। इस आयोग के 2 सदस्य भारतीय आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग ने विचार था कि यदि विश्वविद्यालय में शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है। आइए शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया था। देखिए इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। मैकाले जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसका बात आप समझ लीजिए क्या है यह सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले भैया का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की थी। किसकी थी? मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले स्मरण से आती है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 मैकाले के स्मरण पत्र में पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत तथा अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस मूर्ख को क्या पता था कि भारत का एक गीता ही पूरे विश्व को के ज्ञान देने के लिए पर्याप्त है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 में के प्रस्ताव में मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया था। अब अंग्रेज थे तो अपने लोगों का ही तो मानेंगे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? तो ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे कैवेंडिश बेंटिक कहा जाता है, इनके कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 के समय हुई थी। देखिए
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में आया था। वुड डिस्पेच जिसे कहा जाता है। वुड डिस्पेच के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में 1857 में स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखिए, किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इंपॉर्टेंट चीज है, डी.के. कर्वे। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे के प्रयास से हुई थी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। डी.के. कर्वे के प्रयास में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे डी.के. कर्वे जी, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। 1896 उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। विधवाओं के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से भी शादी कर ली थी, अच्छी बात है ये तो। 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। किसको? डी.के. कर्वे साहब को। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला? बम्बई में। आइए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित हैं। आइए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक में वी.के. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक जी और M.B. नाम जोशी प्रमुख थे। विकल्प सी सही है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। देखिए, मेयो कॉलेज 1875 अजमेर में बना था। देखिए, मेयो का सी ऑप्शन 1875 में बना। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। देखिए, ये अलीगढ़ में 1875 में। और दिल्ली कॉलेज 1824 में बना था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही, हिंदू कॉलेज 1817 में, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। देखिए, राजा राम मोहन राय ये इंपॉर्टेंट है, IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय के धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा किया था। PCS का मेंस का प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक थे, बाद में व्यवसाय से वकील रहे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 38 तक इसके कुलपति रहे थे। बनारस BHU के कुलपति रहे थे। कौन? मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके शासनकाल में होता? अंग्रेजी आदमी का नाम पूछ रहा है, तो मदन मोहन मालवीय के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? किसे सर्वप्रथम? देखो, BHU को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। केंद्रीय विद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।